नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री वाला चैनल पर। मेरा नाम शहबाज खान है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी और देखते ही देखते एक पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। ये अविश्वसनीय कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेली कंपनी ने एक पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत तोपों और तलवारों से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है मसालों की खुशबू से। जी हाँ, मसाले। एक ऐसा व्यापार जिसमें मुनाफा तो बहुत था, लेकिन दांव भी उतने ही ऊंचे थे। कहानी कुछ यूं है कि 1599 में लंदन के कुछ व्यापारी डच ट्रेडर्स से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने काली मिर्च के दाम बढ़ा दिए थे। बस यही वो चिंगारी थी। इन व्यापारियों ने मिलकर 72,000 पाउंड्स जमा किए और एक कंपनी बना डाली। उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास लिखने जा रहे हैं। जल्द ही 1615 में उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी मिल गई। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आज की जैसी आम कंपनी नहीं थी। इसे जो ताकतें मिली थीं, वो आज के जमाने में किसी भी कंपनी के लिए सोचना भी नामुमकिन है। तो क्या थीं ये शक्तियां? देखिए, इंग्लैंड के पूरब में जितना भी ट्रेड था, उस पर इनका एकाधिकार था। ये अपनी खुद की आर्मी और नेवी बना सकते थे, अपने सिक्के छाप सकते थे। यही नहीं, ये अपने इलाकों पर शासन कर सकते थे और ये युद्ध का ऐलान भी कर सकते थे और शांति समझौते भी। मतलब एक कंपनी जो सरकार की तरह काम कर रही थी। इस फर्क को समझने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। एक आम कंपनी क्या करती है? सामान बेचती है, कर्मचारी रखती है, टैक्स देती है ना? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इलाकों पर शासन करती थी, अपनी फौज रखती थी, लोगों से टैक्स वसूलती थी और युद्ध लड़ती थी। जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल। और यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। कंपनी का ध्यान धीरे धीरे व्यापार से हटकर सत्ता पर कब्जा करने की तरफ जाने लगा। और उन्हें मौका भी मिला, क्योंकि उस वक्त शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। शुरुआत में तो हालात बिल्कुल अलग थे। सोचिए, 1700 के दशक में भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 25% हिस्सा था, यानी पूरे यूरोप की मिलीजुली इकोनॉमी से भी बड़ा। तब तो कंपनी को अमीर मुगल बादशाहों से बड़ी इज्जत से इजाजत मांगनी पड़ती थी। लेकिन फिर आया एक दस्तक। 1717 में मुगल बादशाह ने कंपनी को एक ट्रेड परमिट दिया, जिससे वो बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। अब जरा सोचिए, इस एक पास ने कंपनी को लोकल व्यापारियों के मुकाबले कितना बड़ा फायदा पहुंचाया होगा। ये एक तरह से बाकी सबके लिए खेल ही खत्म करने जैसा था। और फिर आया 1757 का प्लासी का युद्ध। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब कंपनी के इस दस्तक के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाया, तो कंपनी ने लड़ाई लड़ी। लेकिन ये लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से जीती गई। कंपनी ने नवाब के ही कमांडर मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और जीत हासिल कर ली। अब बंगाल पर एक कठपुतली नवाब के जरिए कंपनी का कंट्रोल था, और यहां से शुरू हुआ भारत से दौलत को निचोड़ने का एक सोचा समझा सिस्टमैटिक सिलसिला। और इसका सबसे बड़ा हथियार बने दीवानी राइट्स, जो उन्हें 1765 में मिले। इसका मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से टैक्स वसूलने का हक कंपनी के पास था। ये तो कमाल की तरकीब थी। भारतीयों के ही पैसे से भारतीय सामान खरीदो, उसे विदेश में बेचो और सारा का सारा मुनाफा अपनी जेब में डालो। लेकिन इस सिस्टम का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। इसकी वजह से 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इंसानी जिंदगी की कीमत थी। और ये दौलत की लूट कितनी बड़ी थी? अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक का एक अनुमान है कि 1765 से 1938 के बीच भारत से ब्रिटेन को करीब $45 ट्रिलियन की दौलत भेजी गई। $45 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है।
करीब 100 साल के शासन के बाद जो भ्रष्टाचार और विवादों से भरा हुआ था, इस कॉरपोरेट राज का अंत आखिरकार आ ही गया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन जो ढांचा वो बनाकर गई थी, शासन का, आर्थिक कंट्रोल का, वो ब्रिटिश राज में भी बना रहा और उसने आने वाले कई दशकों तक भारत की तकदीर तय की। और अब सुनिए कहानी का सबसे दिलचस्प, या कहे विडंबना से भरा मोड़। जिस कंपनी ने कभी पूरे भारत पर राज किया था, आज उसी कंपनी को एक भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता चलाते हैं। आज ये कंपनी चाय और कॉफी जैसे लग्जरी सामान बेचती है। वक्त का पहिया देखिए कहां से कहां घूम गया। तो जब एक कंपनी किसी देश पर शासन करती है, तो उसकी असली विरासत क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें व्यापार, ताकत और किसी देश की आज़ादी के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।